एक तरफ कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, वहीं मतगणना पर लगातार निगाहें हमारी बनी हैं। और जो एबीपी गंगा पर आपने वहां कवरेज देखी, उसमें रुझान स्पष्ट हो गए हैं, परिणाम सामने आ गए हैं। 599 सीट पर बीजेपी, 790 पर समाजवादी पार्टी, वहीं तीसरे नंबर पर बसपा रही, जिसको सीटें मिली 354, कांग्रेस को 60। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल निर्दलीयों ने किया, 1247 सीटें निर्दलीयों ने हासिल की है। और इन सब के बीच अब बहुत कुछ दारोमदार निर्दलीयों पर ही है। निर्दलीयों को जो खुश कर लेगा, जो उन्हें अपने पाले में ला लेगा, वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो सबसे फोकस पॉइंट है कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उस पर वो अपनी कामयाबी हासिल करेगा। और वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ जो है उनका रुख करते। वीरेश जी, अब जो होना था सो हो गया। मतदाताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मतदान कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष कौन कितने बना पाएगा, अब ये जो नाक और साक की लड़ाई शुरू हुई है, किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, इसका मैं आपको समझाऊं, आंकड़ा समझाऊं, इससे पहले एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा हुई है, इसके लिए उसके क्षेत्रीय अध्यक्षों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रही है। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से टिकट दिया है। बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने टिकट को बेचा है। मैं अगर बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई है। उसके क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनवाल है और उन्होंने मनमानी तरीके से टिकट बांटा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 जिले हैं और किसान आंदोलन चल रहा था, और ऐसे में टिकटों के बंटवारे में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। अगर हम बात करें पूर्वांचल की, मध्यांचल की, तो हर जगह के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिक्स होती है, क्योंकि इनकी जो कार्यप्रणाली है, जिसकी वजह से स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की नाक कट रही है। और हम सब सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो जवाबदेही भी तय करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इन क्षेत्रीय अध्यक्षों की कार्यप्रणाली कैसी रही है, इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। और रही बात जो आपका सवाल है कि कैसे जुगाड़ होगा, तो जुगाड़ तो सत्ताधारी दल करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिकटार्थी रहे हैं जो भाजपा से टिकट मांग रहे थे, क्योंकि चलती की गाड़ी है भाजपा, और इस गाड़ी पर सवार होने की चाहत सबको थी। अगर वो भाजपा का मूल काडर नहीं था, वो भी भाजपा से टिकट मांग रहा था, तो बहुत सारे ऐसे दबंग मांग रहे थे, धनबली मांग रहे थे, जो जीते हैं। तो उनकी पहला जो प्रेम होगा सत्ताधारी दल की तरफ होगा, जो सत्ता में दल है उसकी तरफ जाना होगा, क्योंकि विधायक ज्यादा हैं भाजपा के, सांसद ज्यादा हैं भाजपा के। और मैं आपको सोर्सेज से एक बड़ी खबर दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को इस जुगाड़ तंत्र के लिए लगा दिया है और अपने सभी जिलाध्यक्षों को लगा दिया है। इस पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन एक और अपडेट आ रहा है, वो दर्शकों को बता देते हैं। पंचायत चुनाव पर एक बड़ा अपडेट, सपा ने 779 वार्डों में निर्णायक बढ़त बना ली है, तो टैली फिर से चेंज हुई है। 779 वार्ड में बढ़त बना ली है समाजवादी पार्टी ने, जबकि बीजेपी की बात करें तो 589 सीट पर अब आ गई है और नीचे बीजेपी का आंकड़ा आ गया है। तो 589 वार्ड पर बीजेपी, 361 सीटों पर बसपा और कांग्रेस की एक सीट और घट गई है। अब 59 सीटों पर कांग्रेस आ गई है। तो एक नया ये समीकरण, निर्दलीय भी थोड़े घटे हैं, 1274 से 1262 निर्दलीयों का परिणाम सामने आ रहा है कि 1262 निर्दलीय। तो टैली पूरी चेंज हो चुकी। एक बार फिर से आपको अपडेट कर देते हैं। अब बीजेपी 589 पर है, समाजवादी पार्टी 779, 381 पर बसपा और 59 पर कांग्रेस। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हैं। वीरेश जी, मतलब हार तो एक हार होती है, ये बहुत फजीहत वाली हार है। लगातार 589 तक पहुंच गए, 3050 में 589। देखिए, ये जो फजीहत वाली हार है, मैं इसके पहले भी कह रहा था कि इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हार होती है तो प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, किस तरीके से कार्यप्रणाली उनकी रही है, प्रशासन पर, उनके शासन पर, और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर, सुनील बंसल पर, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भाजपा पर, जेपी नड्डा की कार्यप्रणाली पर, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने ज्यादती की है, भद्दगी की है, तो क्षेत्र
क्षेत्रीय अध्यक्षों ने की है। इन्होंने अपनी मनमानी की है। मैं सोर्सेस से खबर बता दूं कि बहुत सारे क्षेत्रीय अध्यक्षों ने ऐसे लोगों पर दांव लगाया है जिनसे पैसे लेकर उन्होंने टिकट दिया है। इसका आरोप बहुत सारे जगहों पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारे जिलाध्यक्षों के ऊपर पैसा लेकर टिकट देने की बात आई है। तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 2022 बहुत दूर नहीं है और ये सेमीफाइनल था और फाइनल में कई लुटिया इस तरह के क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष डुबा न दे। बिल्कुल, इस पर एक अलार्म भी है, हार है तो इसके साथ एक संकेत भी है, चेतावनी भी है। मोइन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, अगर हम बात करें प्रयागराज की, जो आंकड़े आ रहे हैं इस वक्त, जो टैली आ रही है और जिस तरीके की मतगणना में दुर्दशा हुई है, प्रयागराज में किस तरीके की स्थितियां बनी थी? गलती टिकट में हो गई, जनता को समझाने साधने में हो गई, या फिर ज्यादा बड़े नेता हैं तो उस गुटबाजी मामला गड़बड़ हो गया? देखिए, इस हार की एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस का होना, यानी साफ कहा जाए तो अति आत्मविश्वास वो भारतीय जनता पार्टी को ले डूबा। दूसरी सबसे बड़ी वजह है जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो संगठन से जुड़े लोग हैं थोड़ा निश्चिंत हो गए और जो जमीनी कार्यकर्ता थे जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया था, उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया, उनकी उपेक्षा की गई, उनको सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई गई, उनकी राय नहीं ली गई, मनमाने तरीके से टिकट वितरण किया गया, पहचान कर बड़े नेताओं के कोटे से टिकट वितरण किया गया। ये सारी चीजें जो है वो हार की बड़ी वजह रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जनता से दूरी बनाए रखना, यानी जो कुछ है बंद कमरे में बैठना, बंद कमरे में रणनीति तय करना। रणनीति तो तय समझ में आती है, लेकिन अपने बयान जारी करना, यानी जनता से फील्ड पे ना उतरना, ये एक बड़ी वजह रही है। सहयोगी दलों की उपेक्षा, अगर हम प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर, चंदौली, आसपास की ये जो पूरी बेल्ट है जिसे कुर्मी बेल्ट कहा जाता है, यहाँ पे अनुप्रिया पटेल जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पार्टी अपना दल एस से तालमेल न करना भी भारतीय जनता पार्टी की हार की बड़ी वजह बनी है। 4 सीटें प्रयागराज में अपना दल एस ने जीती हैं और कई ऐसे सीटें रही हैं जहां पर अपना दल एस की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। डैमेज कंट्रोल भी नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी में। तमाम लोग, जैसा हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश जी बता रहे थे कि कई धनपशु, कई बड़े लोग, कई चर्चित चेहरे वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल चाह रहे थे। तमाम दावेदार थे बड़ी संख्या में, एक को टिकट मिला, कई लोग बागी हो गए, तो उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश भी नहीं की गई, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अति आत्मविश्वास था और यही अति आत्मविश्वास ले डूबा। यानी ये एक सबक है, ये एक आईना है, और अगर अब नहीं चेते, जो लापरवाही, जो कमियां हुई उसे ठीक नहीं किया गया, तो आने वाले दिन, यानी जो मार्च 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा, वो मुश्किलों भरा हो सकता है। निश्चित तौर पर पंचायत और विधानसभा चुनाव का जो मिजाज होता है अलग अलग होता है, लेकिन एक मैसेज तो चला ही गया, एक संकेत तो चला ही गया कि जनता का रुख और रुझान क्या है। नीतीश भी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए। नीतीश, अब बारी है जिला पंचायत अध्यक्षों को बनाने के लिए निर्दलीयों को साधने की। कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं और किस पार्टी से, और किन किन निर्दलीयों की पौबारा इसमें हो सकती है? अवधेश जी, अगर बता दूं तो अब जोड़ तोड़ का समय शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी अपने जो कह दे कि अपने जो सारे गणित हैं उनको ज़मीन पर उतार रही है, इसके साथ भी बीजेपी। लेकिन बीजेपी की ज़्यादातर जो नज़र है वो निर्दलीयों की ओर है। और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि इस पूरे चुनाव में जो हार का सबसे बड़ा कारण बना है वो जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये दोनों जो पद हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को हल्के में लेकर जिस तरह से काम किए, उसकी जो नतीजे आए उसके नतीजे बीजेपी को देखने पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इन दो, जो बनारस सहित जिसने भी, अगर बनारस के साथ अगर बात करें तो गाजीपुर, चंदौली, इसके साथ ही आजमगढ़ और इसके जौनपुर, इन सारी जगहों पर जो नतीजे आए हैं सामने, उन सारी जगहों पर इन पदों के बैठे हुए लोगों को देखना चाहिए, इन पर मंथन करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब जोड़ तोड़ का समय शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी को हालांकि जो जरूरत है वो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम किसी भी तरह से अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति सही कर लेंगे, लेकिन कैसे करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 15 सीटें और उसके आधे से एक कम सीटें, 7 सीटें ऊपर बीजेपी हैं, तो आखिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? चूंकि जो निर्दलीय भी हैं वो 6 हैं और 6 को अगर ये तोड़ते भी हैं तो उतने तक के पहुंच नहीं पाते। ऐसी स्थिति में क्या बसपा को जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको लेंगे, क्या कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों को लेंगे, या फिर अगर लेंगे तो क्या सुभाषपा के प्रत्याशियों को लेंगे? तो आगे का जो गणित है
वो बहुत मेल जोल नहीं खा रहा है। अब देखना ये होगा कि परेशानियों के बीच कौन किस पर भारी पड़ता है। जी बिल्कुल। और वीरेश जी, एक चीज और भी है कि जिस तरीके से पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना दल से गठबंधन नहीं किया, सुभाषपा से अलग हुए, और जो परिणाम आए हैं, तो क्या ये एक संकेत है कि छोटे दलों को लेकर ही बीजेपी को आगे बढ़ना होगा? अगर छोटे दलों को दरकिनार करेंगे तो ऐसा अति आत्मविश्वास भारी पड़ सकता है। राजभर का उसमें योगदान नहीं हो, पूर्वांचल में ऐसा कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं मानेगा। 36 से लेकर 40 ऐसी सीटें थी जिस पर ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है, उसकी पकड़ है, ये सिद्ध हो चुकी है, और उसने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। फायदा पहुंचाया। आपसे इस पर विस्तार से बात करेंगे। सपा प्रवक्ता जूही सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जूही जी, जिस तरीके से अब टैली थोड़ा और चेंज हो गई है, 779 सीटों पर आप लोग आगे अब पर जीत बना चुके हैं, जबकि बीजेपी की टैली और घटी है, 601 से 589 पर आ गए हैं। अब अगली जो चुनौती है जिला पंचायत अध्यक्षों को बनाने की, उस पर काम शुरू हो गया है क्या? क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि हम भी बहुत सारे बनाएंगे और हम दिखाएंगे। बीजेपी धन बल सत्ता जबरदस्ती धमकाना सब चीजों का प्रयोग चुनाव में करती है, और इसी के बल पे वो ऐसा कह रहे हैं। हम आपको और आपके चैनल को अवधेश जी साधुवाद देते हैं कि निष्पक्ष चुनाव और लगातार आपकी कवरेज की वजह से कई जगह जहां गड़बड़ियां हो सकती थी नहीं हुई। अभी भी सीतापुर में कई लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया है। ये एक सीधा चुनाव है, जनता ने अपना वोट दिया है, जनादेश है। इस जनादेश को तोड़ मरोड़ कर केवल सत्ता पे काबिज रखने के लिए अगर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश किसी भी नकारात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी करेगी तो उसको सड़क पर बैठा देगी जनता। 2022 में विधानसभा चुनाव सामने है, जनादेश का सम्मान करिए। और आज तो खैर उनको कोरोना से भी कोई मतलब नहीं है, उन स्वतंत्र देव सिंह धरने पर बैठे हैं, तो संवेदनहीनता इनको डिफाइन करती है। अगर चुनाव, इन्होंने कहा था कि हम गांव की सरकार बनाएंगे, और गांव में जिस तरह की मुश्किलें कठिनाइयां लोग झेल रहे हैं वो बिल्कुल आप शुरू से दिखा रहे हैं। दूसरी बात की समाजवादी पार्टी ने दिल से ये चुनाव लड़ा। हमारे लिए ये चुनाव जनमानस के मुद्दों का चुनाव था। जो हमारी विजय हुई है वो इसलिए भी उत्साहवर्धक है कि मुद्दों पे, लोगों की कठिनाइयों पे लोगों से जुड़कर ये विजय हमने प्राप्त की है। कोई गणित या तोड़ मरोड़ या अहंकार की हम पंचायत अध्यक्ष तो बना लेंगे सदस्य किसी का भी हो, तो इसी से इनका चाल चरित्र चेहरा दिखता है। दुखद है ये लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने आकलन तो शुरू कर दिया होगा, लगभग कितनी जिला पंचायतों पर आप लोग अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं अपने जीत के आंकड़े में राष्ट्रीय लोकदल का भी आंकड़ा जोड़ना चाहूंगी, जो कि 69 सीट है, शायद हो सकता है कुछ बदल गई हो। उनके साथ मिलकर हमने ये चुनाव लड़ा है, और एक बड़ी जीत है किसानों की, महिलाओं की, साथ ही स्टूडेंट्स की। कोरोना काल में जिस तरह का दुर्व्यवस्था हुआ है उसकी खिलाफ जो हमने आवाज उठाई है, तो ये भी हमारी सोच समझ के अनुसार अध्यक्ष कहाँ बनाएंगे, लेकिन हम ईमानदारी से और नैतिकता से बनाएंगे, लोगों को अपने साथ लेंगे। बागियों में भी बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी, बागी में नहीं कहूँ कि हम आधिकारिक लोग नहीं घोषित कर पाए थे कैंडिडेट, क्योंकि शुरू से हमारा एक डिसेंट्रलाइज विकेंद्रित सोच थी कि हमारे जिलाध्यक्ष जहाँ सब लोग अग्री करेंगे वहीं पर आधिकारिक कैंडिडेट हम लोग घोषित करेंगे। बाकी हमारे कार्यकर्ता फ्री हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश की उम्मीद के अनुसार ही आगे हम चलेंगे। धन्यवाद जूही जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सपा प्रवक्ता जूही सिंह जी जुड़ी थी और उनका कहना है कि स्थितियां बदली हैं, जनता सपा के साथ है, और जो एबीपी गंगा ने कवरेज की, लगातार कवरेज की, उसकी वजह से भी कई जगहों पर कुछ जो आशंकाएं थी वो आशंकाएं जमीन पर नहीं उतर पाई। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से समीकरणों को साधने की बात है, आप समझा रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की समीकरण की बात हो रही है, तो समीकरण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है,
और सोर्सेज से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को, विधायकों को, जिलाध्यक्षों को, क्षेत्रीय अध्यक्षों को जोड़ तोड़ की राजनीति में लगा दी गई है। ये एक उच्च पदस्थ सूत्रों से ये खबर आ रही है। ये कोई कहेगा नहीं, ऑन रिकॉर्ड नहीं कोई कहेगा, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में और फेस सेविंग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा बन सके, इसके लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी। और आपको मैं बताऊं कि ज्यादातर जो निर्दलीय जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट चाहने वाले हैं। उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के ऐसे लोग कम हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चलती की गाड़ी है। मैं जैसा कह रहा हूं कि चलती की गाड़ी पर सवार होने के लिए हर धनबली, हर बाहुबली तैयार है। हर जिले के जो ग्राउंड जीरो को जानता है, हर इलाके के हर सरकार में जब सत्ता जिसकी होती है उस पर धनबली और बाहुबली चढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के पास पैसा होता है, वही पंचायत चुनाव लड़ते हैं, वही गांवों में लोगों की मदद करते हैं। ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ईमानदार व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से परिचित है वो ये जानता है कि जो गांव का दबंग होगा, जो बाहुबली होगा, धनबली होगा, वो ज्यादातर उम्मीदवार होता है, वही मदद करने की स्थिति में होता है। पैसे पैसे के लोग गांवों में मोहताज होते हैं। किसी को बीमारी की जरूरत में होती है पैसे की मदद, किसी को शादी ब्याह में जरूरत होती है, किसी को मैयत में जरूरत होती है। तो ऐसे ही धनबली बाहुबली लोग लोगों की मदद करते हैं और वही इसी आधार पर पंचायत चुनाव लड़ते हैं। और उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि वो सत्ताधारी दल के साथ जुड़े। ऐसे में जैसा मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे काडर के प्रत्याशी वो टिकट चाह रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, वो चुनाव लड़े। लेकिन बहुत सारे ऐसे नवागंतुक जिस तरीके से सत्ताधारी दल में आ जाते हैं, उन्होंने भी टिकट के दावे किए थे। उनको टिकट पैसे पर दिए गए हैं, प्रभाव पर दिए गए हैं, बाहुबल पे दिए गए हैं और सोर्स सिफारिश पर दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता रही है। तो ऐसे बहुत सारे निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहने वाले लड़े हैं। वो जोड़ तोड़ के माध्यम से सत्ताधारी दल की तरफ आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि सत्ताधारी दल के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। सपा जो समाजवादी पार्टी है वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा है और ऐसे काडर समाजवादी पार्टी से जीते हैं जो कट्टर समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उनका टूटना समाजवादी पार्टी से मुश्किल है। बसपा की भी यही स्थिति है। अगर सबसे क्षणभंगुर स्थिति है तो कांग्रेस की है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें आसानी से भारतीय जनता पार्टी या दूसरा सत्ताधारी दल जो भी होगा वो तोड़ने की कोशिश कर सकता है। और मैं आपको बताऊं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है वो एक तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा आपको देखने को मिल रही है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है। किसान आंदोलन एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन वहां के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और वहां के संगठन ने जिस तरीके से वहां की नैया डुबोई है उस पर विचार करना होगा। सुनील बंसल को, स्वतंत्र देव को, योगी आदित्यनाथ को, जेपी नड्डा को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को करना होगा, क्योंकि वक्त कम है और इस कम वक्त में स्थितियों को संभालना पड़ेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो लीड ली है निश्चित तौर से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, वो और ताकत के साथ लड़ेंगे। प्रयागराज का रुख करते हैं मोहम्मद मोइन का। मोइन, जिस तरीके से स्थितियां प्रयागराज में हैं, सपा अपनी कोशिश करेगी जिला अध्यक्ष बनाने की, भाजपा अपनी कोशिश करेगी, वहां पर तो नाक का सवाल है ही है। ऐसे में और कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने निर्दलीयों को ज्यादा सपोर्ट दे दिया? वहां पर सबसे ज्यादा निर्दलीय हैं, तो निर्दलीयों की जीतने में क्या अहम भूमिका रही? देखिए, जैसे अभी हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी बता रहे थे कि बीजेपी चलती गाड़ी है और चलती गाड़ी पर हर कोई सवार होना चाहेगा। तो निश्चित तौर पर जो करीब 29-30 निर्दलीय जीते हुए हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी के कई बागी भी हैं। तो उनमें से शायद कोई जो बहुत धन पशु हो, जो पैसे से ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि निश्चित तौर पर जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, चाहे बीडीसी मेंबर होते हैं, कुछ लोगों की निष्ठा दलों के साथ होती है, बाकी लोगों की निष्ठा हमेशा सत्ता के साथ होती है। जब तक कोई पार्टी सत्ता में होती है वो उसके साथ होते हैं, और जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है उनकी निष्ठा बदल जाती है। तो कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को जो रणनीतिक चूक उन्होंने मतदान के दौरान के इस पूरे चुनाव में के, कम से कम अध्यक्ष बनाने में उस तरीके की गलतियां नहीं करनी होंगी। कोई ऐसा चेहरा सामने लाना होगा जिसकी स्वीकार्यता ज्यादा हो, जो ज्यादातर सदस्यों को संतुष्ट कर सके। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अगर आसान नहीं होगा, चुनौतियां बहुत ज्यादा, उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे आपसे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और लखनऊ में एक राहत आई है, डीआरडीओ ने जो अस्पताल बनाया था उसका लोकार्पण हो रहा है, मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आज यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है। ये काफी बड़ा संबल होगा राज्य सरकार के
और देश की कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी मदद होगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें आर्मी ने मैन पावर उपलब्ध करवाया है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है डीआरडीओ ने अपनी टीम के माध्यम से इसे खड़ा किया है। आर्मी के सभी यहाँ पे चिकित्सा विशेषज्ञ, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर आ चुका है, जो 250 बेड को आज दोपहर के बाद से संचालित करना प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको सहयोग किया है। यहाँ पर जो भी पेशेंट रहेंगे, यद्यपि पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा संचालित या टेक ओवर किए हुए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हर पेशेंट के लिए वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वसुधा इस डीआरडीओ हॉस्पिटल में भी आज यहाँ पर प्रारंभ करने की पूरी तैयारी हम लोगों ने की है। मरीज के परिजनों के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर अलग से की गई है। जो रह सकें उनकी सप्ताह में एक बार जांच, कोविड जांच भी हो, उनकी रहने की, उनके खाने की व्यवस्था और समय समय पर उनको जानकारी देने की व्यवस्था, कम से कम दिन में एक बार मरीज के परिजन को भी मरीज की जानकारी और उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति अनवरत बनी रहे, राज्य सरकार इस चीज़ को यहाँ पर इस व्यवस्था को दे रही है। हम लोगों ने यहाँ पर 3 दिन पहले ही ट्रायल के लिए पहले ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दिया था। कल से यहाँ पर ऑक्सीजन पर डे की इनकी खपत के अनुसार इनके पास कम से कम 24 घंटे का बैकअप रहे, इस हॉस्पिटल के लिए ये ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था यहाँ के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। साथ साथ डीआरडीओ ने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कहीं भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उन स्थितियों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से भी वहाँ पर बैकअप की व्यवस्था रहे, ये भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी व्यवस्था की जा रही है कि चाहे वह फायर सेफ्टी का हो, यहाँ पे विद्युत की निर्बाध आपूर्ति का हो, उसके साथ ही यहाँ पर जेन सेट भी स्थापित लगाए गए हैं, जिससे अबाधित और निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। और जिस विश्वास के साथ भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने यहाँ पर लखनऊ के लिए, प्रदेशवासियों के लिए यह हॉस्पिटल उपलब्ध कराया है, उसको ये लोग अपनी सेवा का कार्य यहाँ सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें और कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकें। मैं आज के इस अवसर पर डीआरडीओ का यह हॉस्पिटल रक्षा मंत्रालय की मदद से आज सफलतापूर्वक बनकर के तैयार हो चुका है। 250 पेशेंट यहाँ पर पहले चरण में एडमिट करेंगे और इसको धीरे धीरे करके 500 बेड तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। उसके लिए सभी प्रकार के संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और मैंने डीआरडीओ और आर्मी को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार के स्तर पर जो भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, आप यहाँ पे अवगत कराइए। जिलाधिकारी लखनऊ को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है। हमारा एक मजिस्ट्रेट यहाँ पे उपस्थित रह करके सफलतापूर्वक इन सभी का संचालन करने की व्यवस्था करेगा, यहाँ पे इनके संचालन करने में मदद करेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकार इसमें हर प्रकार की मदद करेगा। कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है, इसमें काफ़ी पिछले 24 अगर हम लोग अप्रैल से देखेंगे तो एक्टिव केसेज प्रदेश के अंदर जो 3,09,000 तक पहुंचे थे, वह घट करके अब 2,62,000 तक आ चुके हैं। और ये सामूहिक प्रयास से संभव हो पाया है। समाज को, सरकार को, हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं,
कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, ये सभी लोग जब मिलकर के प्रयास करेंगे, निश्चित ही इसमें हम और भी अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। सभी लोग इस आपदा के समय में धैर्य का परिचय दें। ये महामारी है, महामारी के समय में अक्सर संसाधन कहीं ना कहीं कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद एक प्रयास किया जा रहा है कि संसाधनों में जितनी वृद्धि हो सकती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी प्रदेश के अंदर सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कल तक हम लोग यहाँ पे प्रदेश में 743 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सफल हुए हैं। भारत सरकार ने हमें कुछ नए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक उपलब्ध करवाए हैं। जामनगर, गुजरात से और देश के अन्य क्षेत्रों से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हॉस्पिटल में हो, कोविड हॉस्पिटल, नॉन कोविड हॉस्पिटल, होम आइसोलेशन, उन सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार इसकी आपूर्ति करने में और आसानी हो सके, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें भारतीय रेल भी और हमारी वायुसेना भी मदद कर रही है। हम खाली टैंक वायुसेना के विमानों के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं और वहां से स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन को हम प्रदेश के अंदर ला रहे हैं और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ उसकी कहीं भी वेस्टेज न हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन ऑडिट की एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें IIT कानपुर, IIT BHU, IIM लखनऊ, HBTU कानपुर, AKTU लखनऊ, MMM TU गोरखपुर और मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयागराज, इन 7 संस्थाओं को हमने अलग अलग जनपदों के अलग अलग कॉलेजेज के ऑक्सीजन ऑडिट की भी जिम्मेदारी दी है। इसमें हम कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने वेंटिलेटर, कितने HFNC हैं, और उसी के हिसाब से एक प्रयास किया जा रहा है कि हर ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप ये व्यवस्था दी जा सके। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रयास करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सभी लोग एक साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे तो कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग जीतने में सफल होंगे। सबको पूरे धैर्य के साथ, पूरी संवेदना के साथ इस कार्य के लिए लगना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आज से एक अभियान प्रारंभ और किया है, और वह है कि हमारे पास 97,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और पंचायत चुनाव के बाद कहीं भी गांवों में ये इन्फेक्शन न बढ़े, इस दिशा से हमने हर ग्राम पंचायत में निगरानी समितियों का गठन किया है। उन निगरानी समितियों की देखरेख में आज से एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। उनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर प्रत्येक निगरानी समिति को उपलब्ध कराने के साथ एक स्पेशल स्क्रीनिंग के कार्यक्रम हर एक राजस्व गांव की ओर चलाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। और जो भी ऐसे संदिग्ध मामले आते हैं या लक्षण युक्त मामले आते हैं, उन लोगों का एंटीजन टेस्ट करना, जिन मामलों में जो
एंटीजन टेस्ट में नहीं आ रहे हैं लेकिन लोगों में कुछ लक्षण दिखते हैं, उन लोगों का RT-PCR टेस्ट कराने की एक व्यवस्था हर ग्राम पंचायत में क्वारंटीन सेंटर बनाने और होम आइसोलेशन में रहने वाले हर व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग हो रही है। हमें विश्वास है जनता के सहयोग से कोरोना जो वॉरियर्स हैं इन सब के मेहनत से, परिश्रम से हमारे हेल्थ वर्कर और जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं इन सब के सामूहिक प्रयास से कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में निश्चित ही एक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का DRDO और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से इस हॉस्पिटल को लखनऊ में उपलब्ध कराने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो धैर्य का परिचय दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा DRDO हॉस्पिटल का ये लोकार्पण किया गया है और सभी से संयम बरतने की, धैर्य की अपील की गई है। लेकिन जब किसी के परिवार का कोई सदस्य मर रहा होता है, उसको सांसों की जरूरत हो रही होती है और सांस मिलती नहीं है, सारे विकल्प, सारी संभावनाएं समाप्त हो जाते हैं, तो फिर धैर्य रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चला है। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है।